2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે અડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું ભાઈ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्री आके पहले भी चली गई थी, जैसे कि जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री राकेश शर्मा ने बनाई थी फाइनल सॉल्यूशन। डॉक्यूमेंट्री बनी, वो लोगों को अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड मिला, बाहर कंट्री के अंदर अवार्ड मिला। हम तो वहीं के वहीं है, जहाँ पर थे वहाँ पर ही, आज भी हम 0% है। वो टाइम के कितने फ़ोन कॉल हुए थे, कॉल डिटेल भी नहीं निकाली गई यानी। कितने सारे फ़ोन कॉल थे, लैंडलाइन नंबर थे, लैंडलाइन कॉल चले थे, मोबाइल भी थे उस ज़माने में, शायद मेरे को ध्यान है वहाँ तक होंगे या नहीं होंगे। लैंडलाइन नंबर तो काफ़ी थे, BSNL चलता था, और मोबाइल भी थे, मोबाइल का लोकेशन भी था, 2 कंपनियां चलती थी। तो मोबाइल में मैं मानता हूँ, यहाँ तक के जो राहुल शर्मा थे उन्होंने एक CD भी तैयार करी थी, सारे लोकेशन के, कौन कहाँ पर है, किसका लोकेट किया है, क्या है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई? सबको कॉल किया, छेले उन्होंने CM को फ़ोन किया तो मदद के लिए गाली बोली, अब शब्द बोला, वही कोर्ट में मैंने बोला, जो मैंने जाफरी साहब के मुंह से जो सुना था। हाँ, जो जाफरी साहब के वो आखिरी अल्फाज थे जो सुना कि भाई मैंने मदद के लिए फ़ोन किया, तो अब शब्द किए। अदालत ने एक फैसला ये भी दिया था बाद में कि जितने भी जो धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनको दोबारा बनाए सरकार। ये जैसे मस्जिद, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा मस्जिद को जूम करके बताया, जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, रिक्शा के पास में जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, जो पतरे दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करिए, देखिए वो मस्जिद। तो इम्तियाज़, ये मस्जिद जो थी ये भी गोधरा कांड के टाइम पर थी, गुलमर्ग जब हुआ, ये दंगे जब हुए, उस वक्त ये मस्जिद भी थी, शहीद किया गया था, तोड़ा गया था। तो क्या सरकार ने बना के दी है या नहीं? नहीं, ये सोसाइटी ने बनाई थी वापस। लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने काम नहीं कर सका, कोर्ट कचहरी के धक्के चालू हो गए, निचली कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट तक, सेशन से लेकर के हाई कोर्ट तक, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक। फिर मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरे घर पे कोई लेडीज़ थी नहीं। अभी भी मेरा कोई ऐसा फिक्स काम नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलता है, इलेक्ट्रिक का रखता हूँ, उस तरह काम करता हूँ, वायरिंग करना है, ये वो इस तरह से अभी भी वही काम चल रहेगा। और करीबन आज 20 साल से मैंने करीबन कितने मकान, समझो कि 19 से 20 मकान मेरे चेंज हो गए, हर 1-2 साल में किराए पर। BBC डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? और डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद क्या आप पर कोई प्रेशर या किसी तरह का कुछ आपको? प्रेशर तो अभी तक तो देखो नहीं आया है, प्रेशर तो लगभग आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई, इंडियन गवर्नमेंट है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी इस वक्त खड़ा हूँ गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर। ये गुलबर्ग सोसाइटी, ये सभी को पता है किस तरीके से 2002 के दंगे हुए थे और जो तमाम चीज़ें हुई थी। इस एक ही सोसाइटी के अंदर जो लोग मारे गए, तकरीबन 70-80 लोग यहाँ पर मारे गए थे। एहसान जाफरी जो कांग्रेस के सांसद थे, पीछे उन्हीं का मकान है। हम ये बात तो बताएंगे नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि सभी को पता है ये बात। आज हम लोग इसलिए यहाँ पर खड़े हुए हैं कि BBC की जो डॉक्यूमेंट्री आई गुजरात दंगों को लेकर, और नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो डॉक्यूमेंट्री आई, और डॉक्यूमेंट्री के बाद जिस तरीके से आनन फानन में हरकत में आकर उस डॉक्यूमेंट्री पर भारत के अंदर पाबंदी लगा दी भारत सरकार ने। उस डॉक्यूमेंट्री में क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, हालांकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से लोग जानते थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोगों में पता नहीं किस बात का डर है कि लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे साथ में इम्तियाज़ पठान हैं। इम्तियाज़ की परिवार के भी तकरीबन 1 दर्जन लोग मारे गए थे यहाँ पर, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। ये पीछे एहसान जाफरी साहब का मकान है उस तरफ, और ये इम्तियाज़ का ही मकान था, इम्तियाज़ यहाँ पर रहा करते थे। तो हम इम्तियाज़ से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री आना, इस तरीके की कमेटियाँ बनाना, क्या सिर्फ यही सब कुछ बन गया है मुसलमानों के लिए? इम्तियाज़ उस वक्त कितनी उम्र थी इनकी, अब वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या कहेंगे BBC की डॉक्यूमेंट्री पर? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि जिसने आवाज़ उठाया, चाहे वो तीस्ता सेतलवाड़ हो या जो, तो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी मामले के अंदर लपेट लिया गया। अब कानून अपना काम करेगा, लपेटा नहीं लपेटा छोड़ते हैं, कानून वो अपना काम करेगा। तीस्ता भी भले ही जमानत पर बाहर हैं। इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। काफ़ी आप मजदूरी करते हैं अपने घर का गुजरान चलाने के लिए, तमाम चीज़ें आपने बताई। सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जो BBC की डॉक्यूमेंट्री जो आई है, क्या आपने देखी? आपको क्या लगता है कुछ नई चीज़ उसके अंदर है, या जो लोगों को पहले से पता है वही चीज़ उसके अंदर है?
नई चीज़ तो क्या, जो अपनों ने कोर्ट में बयान दिया है वो हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्री में हुआ है, बरोबर। और नई चीज़ तो यानी दुनिया को मालूम है, अदरवाइज ऑल दूसरी कंट्री को अमुक चीज़ें पता नहीं थी, तो आज वो पूरी दुनिया के अंदर वो रिलीज़ हुई है। और बीबीसी ने 20 साल बता रहे कि ऐसा, वो डॉक्यूमेंट्री में कि भाई 20 साल से वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो 20 साल के बाद इन्वेस्टिगेशन में क्या नतीजा आया, वो डॉक्यूमेंट्री आई। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्री आके पहले भी चली गई थी, जैसे कि जिस तरह से एक डॉक्यूमेंट्री राकेश शर्मा ने बनाई थी फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें पूरा गुजरात का उन्होंने वो लिया था, जैसे कि प्रवीण तोगरिया बोल रहा है, फिर पूरे गुजरात के जो भाजपा के जो मिनिस्टर थे वो बयान के, बजरंगी सारों का लिया था। उसके बाद एक तेल का कांड हुआ था, हाँ तहलका का हुआ था, जिसने स्टिंग ऑपरेशन को, हाँ वो उस पर भी क्या हुआ, वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्री बनी, वो लोगों को अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड मिला, बाहर कंट्री के अंदर अवार्ड मिला। हम तो वहीं के वहीं है, जहाँ पर थे वहाँ पर ही, आज भी हम 0% है। मेरी लाइफ 2002 के बाद मेरी उम्र करीबन 24 के 25 साल की रही थी, आज मैं 45 साल का हुआ हूँ ना। मेरे पास खुद का मकान है, ये मकान आप देख रहे हो पीछे, ये हमारा मकान है। संयुक्त परिवार था पूरा, हमारा मकान 3rd फ्लोर पे है, और मेरे बड़े अब्बा का नीचे था, बड़े अब्बा के लड़के थे, दादी थे, पूरा अक्का 10 लोगों को मार दिया, यहाँ पे 69 लोगों को मार दिया। आज 20 साल से ये वही सोसाइटी वही पोजीशन में, नाम बेच सकते। क्यों, क्या वजह क्या कि सरकार ने या कोर्ट ने क्या कभी दोबारा आपको बसाने का या ऐसा कुछ नहीं, क्या कोर्ट ने या सरकार की तरफ से कुछ कोर्ट की तरफ से भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया, सरकार ने तो कोई मदद नहीं करी, कोई हेल्प नहीं करी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो कि बीजेपी हो या कोर्ट हो। कोर्ट ने भी, कोर्ट का जो चुकादा था, जैसे कि 62 आरोपी थे, एक्यूज थे, तो उनमें से 24 आरोपियों को उन्होंने सजा की, और 24 में से भी ऐसे कि 11 लोगों को आजीवन और 12 को कुछ करीबन 7 साल की सज़ा, और एक जन को 10 साल की सज़ा। तो ये भी कोई मुनासिब जजमेंट नहीं लगा था मेरे उस टाइम पे, जो 2016 के अंदर जो जजमेंट दिया था मैंने उसका भी। आपके जो मामले के अंदर, गुलमर्ग मामले के अंदर जो भी आरोपी थे, दोषी थे, जिनको सजा हुई, क्या उनमें से भी कोई जमानत पर बाहर है या क्या है, या सभी जमानत पे बाहर है, कोई आरोपी अंदर नहीं है, एक आधा आरोपी अंदर होगा, बाकी सभी जमानत पे। जो 2016 के अंदर जैसे जजमेंट आया, इनको पनिशमेंट मिला, उसके बाद में हम लोग हाई कोर्ट में गए, वो लोग हाई कोर्ट में गए, तो हमने हाई कोर्ट में मांग रखी है, तो हाई कोर्ट में भी चालू है केस, पर हाई कोर्ट ने एक ही साल के अंदर 2017-18 के अंदर सबको बेल दे दी। अच्छा, दूसरा ये जो कानून है, क्योंकि हमको कानून पर यकीन है, हम सब कानून पर यकीन करते हैं, और दूसरा ये कि कई बार ये होता है कि अदालतों के फैसले हमें अच्छे नहीं लगते, हम उसको मंजूर नहीं कर पाते हैं, लेकिन चूंकि हम इस भारत के नागरिक हैं, संविधान की इज्जत करना यही हमारे लिए सब कुछ है, तो हमको दिल पर पत्थर रखकर भी उन फैसलों को मानना पड़ता है। इसी तरीके का जो हरिन पंड्या का जो मामला हुआ, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी जो दिखाया गया, हरिन पंड्या का मामला हुआ, अहमदाबाद के जो अलग अलग धमाके हुए थे उसका मामला हुआ, टिफिन ब्लास्ट का मामला हुआ, कई मामलों में ये हुआ था कि पहले जमानत दे दी गई थी और उसके बाद में उन लोगों को वापस से सबको बुला लिया गया कि आप सब वापस से सरेंडर कर दो, लेकिन दूसरी तरफ का जो पक्ष है वहां पर कुछ ऐसा नहीं, उसको आप कैसे देखते हैं? वो उसको इसी तरह से देखा जाएगा कि इनकी जो आरएसएस बजरंग दल की जो मंशा रही है 100 साल पहले की, विश्व हिंदू परिषद का बड़ा रोल बीबीसी ने बताया है। बीबीसी ने जो बताया वो राइट बताया, क्योंकि बीबीसी ने सही बताया कि विश्व हिंदू परिषद आज की संस्था नहीं है, ये तो अभी इन्होंने नाम दिया है, बाकी इनका ओरिजिनल नाम था स्वयं सेवक संघ, वो पूरा परिवार है ये का, और ये पूरा, हाँ ये बने हैं, इन्होंने बनाया है, और इनकी करीबन ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से इनकी जो मेहनत रही है सियासी के अंदर, हिंदू सभा के हिंदू के अंदर किस तरह क्या करना, तो ये लोगों की 100 साल की मेहनत ये अब इनकी रंग लाई है, इनके जो मंसूबे हैं वो अब ये पूरे कर रहे, ये इनकी एक चाहत है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए किसी भी तरह से कि हिंदू राष्ट्र बने। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम तो कोई बाहर से उठ के आए नहीं है, जबरदस्ती तो कहीं से आए नहीं है, हमारे बाप दादा जो थे वो, हमारे दादा करीबन यहाँ पर, हमारे दादा को 60-70 साल यहाँ पर हाउसिंग के अंदर, हमारे दादा को 50 साल ऊपर हो गया था, हाउसिंग में रहते थे, फिर वहाँ से यहाँ आए, यानी यहाँ ये एरिया के अंदर मेरे दादा को करीबन 50 साल पहले से, मेरे दादा 50 साल
रह चुके, तो हम कहाँ से बाहर के, हम तो हिंदुस्तान। दूसरा मैंने जो पूछा कि जो फैसले आते हैं अदालतों के इस तरह से, जैसे मैंने जब वापस से मैं दोहराऊंगा उस बात को कि जो एक्यूज थे, जो मुसलमान थे, जिन पर आरोप लगे थे, उनको दोबारा बुला लिया गया। कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा सरेंडर करो, दोबारा उनको सबको जेल भेज दिया गया। जबकि गोधरा दंगे जो हुए थे, गोधरा के बाद में जो दंगे हुए, उन मामलों पर जिन जिन लोगों को जमानत मिली, सरकार ने भी उसका विरोध नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ जो गोधरा ट्रेन जलाई गई, जवाम जो मुद्दे हुए थे, तो उसमें जमानत जब दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार ने उसका विरोध कर दिया। तो ये आप कैसे देखते हैं? आप ये इस तरह ही देखते हैं। मैं तो आज से नहीं, मैं तो ये जो जजमेंट आए थे, जो जिस टाइम पे 16 के अंदर आया था, जैसे गुलबर्ग का आया था, उसके पहले काफ़ी जजमेंट आए थे, उसमें मैं एक ही चीज़ बोलता था। और उसके अगाऊ भी मैंने कई चीज़ें बोली है, जैसे सीट नियुक्त करी थी, सीट में जब हमारा जवाब हुआ था, तो वो टाइम पे भी मैंने बोला था कि हमारे साथ पक्षपात किया जाता है। जिस तरह से कोर्ट अपना फैसला देती है, कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है, आज भी भरोसा रख रहे हैं, आइंदा भी रखेंगे, आगे भी रखेंगे। पर वो संविधान की बात आती है तो हमारे को उसमें झुक जाना पड़ता है, संविधान के लिए झुक जाना, क्योंकि हम आदर करते हैं संविधान का, हिंदुस्तानी है इसके लिए। एक पूर्व न्यायाधीश थे जस्टिस दीपक गुप्ता, उन्होंने कहा कि सरकार अदालतों को ऐसे लोगों से भर देना चाहती है जो उनकी बात माने, उनकी आलोचना ना करे और उनके हर कार्य का समर्थन करें। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं जस्टिस की? क्या सही कहा? लगभग तो उनकी बात, क्योंकि वो जज है, वो जज बने तो वो उतनी उनकी पढ़ाई करी हो, उसके लिए वो जज बने, उनका वो नज़रिया है, वो उन्होंने इस तरह से उनको कोर्टों में देखा है। वो काफ़ी साल उन्होंने जज की पदवी पे रहे और काफ़ी मुकदमे उन्होंने दिए होंगे, अच्छे बुरे सभी जात के दिए होंगे, तो उनको अच्छा तजुर्बा है। तो मैं उनकी बात से सहमत तो रखता हूं कि वो सही बोल रहे हैं। बाकी ये कि यहाँ की जो न्याय प्रणाली है, जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से जो सरकार है जिसको चला रही है, जैसे आपने कहा न्याय प्रणाली जो है कहीं ना, क्योंकि देखिए जब कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसके पहले तमाम काम होता है पुलिस का, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का। तो आपको क्या लगता है वहीं से कुछ गड़बड़? ऐसा तो है नहीं कि सभी पुलिस वाले गलत होते हैं, कुछ अच्छे अधिकारी भी आपको मिले होंगे, अच्छे पुलिस वाले भी आपको मिले होंगे। हाँ है, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ और बयान करना चाहता हूँ। जैसे कि दंगा हुआ या कोई भी कांड हुआ बड़ा, यहाँ दंगा हुआ, अब दंगे में तो काफ़ी चीज़ें आई, गैस का स्टोव भी बुलाए थे, ब्लास्ट किया था, फायरिंग भी करी थी, किसके हाथ में तलवार थी, किसके हाथ में भाई पेट्रोल केरबा था, ये था, दूसरी कई सारी चीज़ें थी। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि क्या SIT ने इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई ये चीज़ आप कहाँ से लाए, शुरू कहाँ से ली, आपको पेट्रोल कहाँ से मिला, पहली बात, आप गैस स्टोव कहाँ से उठा के लाए, आपने यहाँ पे फायरिंग करी तो वो पिस्टल कहाँ से आई, इतने हथियार कहाँ से आए, वो कहीं पे कहाँ रिपोर्ट है ना वो कि भाई आरोपी के पास ये चीजें थी। जब कोई भी चीज का इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या, आज जैसे गोधरा कांड हुआ, तो गोधरा कांड के अंदर मुझे पता नहीं है केमिकल कहाँ से आया, वो सब बताया, कितने आरोपी थे, किसने जलाया, किसने आग लगाई, किसने पेट्रोल डाला, किसने छिड़काव किया, वो सब सारी इन्वेस्टिगेशन में। यहाँ पर आप देख लो, इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी जो दंगा हुआ, उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन में ही चीजें कम से कम कमजोर कर दी जाती है। इसीलिए जो गोधरा की जो ट्रेन जली, उनके आरोपियों को अगर जमानत मिल गई तो सरकार उसका विरोध कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उस तरह का। और दूसरी तरफ जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, जिन लोगों ने मारा, जो लोगों को सजा हुई, वो सब बाहर, यानी इन्वेस्टिगेशन पर ही तमाम चीजें। वो टाइम के कितने फोन कॉल हुए थे, और डिटेल भी नहीं निकाली गई, यानी कितने सारे फोन कॉल थे, लैंडलाइन नंबर थे, लैंडलाइन कॉल चले थे, मोबाइल भी थे उस जमाने में, शायद मेरे को ध्यान है वहाँ तक होंगे या नहीं होंगे, लैंडलाइन नंबर तो काफ़ी थे, BSNL चलता था और मोबाइल भी थे, मोबाइल का लोकेशन भी था, 2 कंपनियां चलती थी। तो मोबाइल में मैं मानता हूँ, यहाँ तक के जो राहुल शर्मा थे उन्होंने एक CD भी तैयार करी थी, सारे लोकेशन के, कौन कहाँ पर है, किसका लोकेट किया है, क्या है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई? यहाँ की जो फ़ोन कॉल जाफरी साहब के थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुआ? बहुत सारे अखे गुजरात के फ़ोन कॉल से, उसका इन्वेस्टिगेशन सीट ने करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो खुद थे आप, जो आपके इंटरव्यू अक्सर चले कि जाफरी साहब ने कुछ बात की थी, क्या हुआ? हाँ, फ़ोन किया था, सब नेताओं को फ़ोन किया था। मैंने तो बोला, यहाँ तक के मैंने तो एक बयान के अंदर, बदरुद्दीन शेख तो आज इंतकाल हो गए, बदरुद्दीन शेख को भी बुलाया था SIT में, उन्होंने भी जवाब दिया था कि मुझ पे भी जाफरी साहब का फ़ोन, जब बदरुद्दीन शेख तक को फ़ोन करते, उनके सांसद थे, सांसद के पास तो सबके नंबर रहते,
और उनका आईएसडी कॉल होता है। आप खुद उस वक्त वहाँ पर थे जब कॉल मैं वो उनके मकान में सबको कॉल किया। छेले उन्होंने सीएम को फ़ोन किया तो मदद के लिए गाली बोली, अब शब्द बोला, वही कोर्ट में मैंने बोला जो मैंने जाफरी साहब के मुंह से जो सुना था। हाँ, जो जाफरी साहब के वो आखिरी अल्फाज थे जो सुना कि भाई मैंने मदद के लिए फ़ोन किया तो अब शब्द किए, बदतमीजी कर रहा है, यानी ऐसी बात हुई। इतना वो चीज़ मैंने कोर्ट में। उसके बाद जाफरी साहब अपने किचन की तरफ गए और दंगे वालों को बोलने लगे कि भाई आपको मुझको मारने से संतोष होता है तो मैं बाहर आता हूँ। ये सब जो बातें हैं इम्तियाज, मैं वापस उस बात पर आऊंगा जी। कोर्ट में आपने जो बातें कही है दर्ज है, इसमें तब कुछ छुपा है नहीं। मैं वापस इस बात पर आऊंगा कि आज कितने टाइम हो चुका है गोधरा कांड को? गोधरा कांड को करीबन 20 साल हो गया है। 20 साल बाद भी यहाँ पर 19 बंगले थे, 19 कोठियाँ हैं। सब अभी या तो मजदूरी कर रहे हैं या कुछ ना कुछ सबका अपना अपना सब लोग कर रहे हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि सरकार ने, जैसा आपने बताया कि सरकार ने या कोर्ट ने बसाने का कुछ ऐसा कुछ फैसला अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन उस वक्त अदालत ने एक फैसला ये भी दिया था बाद में कि जितने भी जो धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं, शहीद किए गए हैं, उनको दोबारा बनाए सरकार। ये जैसे मस्जिद, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा मस्जिद को जूम करके बताया। जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, रिक्शा के पास में जो पतरे वाली जो मस्जिद दिख रही है, जो पतरे दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करिए, देखिए वो मस्जिद। तो इम्तियाज़, ये मस्जिद जो थी ये भी गोधरा कांड के टाइम पर थी। गुलमर्ग जब हुआ, ये दंगे जब हुए, उस वक्त ये मस्जिद भी थी, शहीद किया गया था, तोड़ा गया था। तो क्या सरकार ने बना के दी है या नहीं? नहीं, ये सोसाइटी ने बनाई थी वापस दोबारा। सोसाइटी और दूसरे जो अपने जो यहाँ नमाजी आते, नमाज पढ़ते, जो बाहर जो कारखाने वगैरह मजदूरी करने में बेकरी वाले, जो दूसरी, और एक केरल की कोई एक ऐसी संस्था थी जो बिल्कुल ही चुपचाप लोग थे। वो आए, उन्होंने ये पूरा कोर्ट तोड़ दिया था। उन्होंने पहले तो कोर्ट बना दिया था। उन्होंने मस्जिद का देखा तो मस्जिद में उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दिया, पत्रों का ये वो कलर रोगान करके। फिर ये बेकरी वालों ने जो बचा था वो उन्होंने किया, सोसाइटी वालों ने किया, इस तरह हमने खड़ी करी। सरकार की तरफ से कोई मदद या मस्जिद बनाई आपको नहीं? कोई मदद नहीं। सरकार की तरफ से वो टाइम पे कोई मदद नहीं थी, अभी तक भी कोई मदद नहीं है। अभी आप अपने घर का गुजारा कैसे करते? आपके परिवार में कौन कौन है? कितने लोग मरे थे आपके परिवार के? मेरे परिवार में देखने जाओ तो मेरी अम्मी अकेली थी। जैसे हम लोग उस सेकंड फ्लोर पे है तो मेरी अम्मी, मेरे अब्बा, मेरे बड़े भाई और मैं, हम 4 लोग थे। बहन की शादी हो गई थी, 5 यानी बहन उनके ससुराल में थी, तो हम 4 लोग रहते थे। फिर उसके नीचे आओ तो बड़े अब्बा के लड़के 2 थे, अख्तर खान, असलम खान। तो उनकी बीवी और उनके असलम खान के 3 बच्चे और अख्तर खान के 2। वो असलम खान के बच्चों की भी उम्र काफ़ी छोटी थी। जैसे वो अज्जू, मेरा भतीजे का इंटरव्यू मॉडर्न स्कूल का, कि वो बच्चा था जब, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह, 20-22 साल का। हाँ, 2-5 साल के थे। फिर नीचे आओ तो मेरे बड़े अब्बा थे, मेरी बड़ी अम्मा थी। बड़ी अम्मा जिंदा है, बड़े अब्बा वहाँ यहाँ ही मार दिए गए थे जाफरी साहब के बाहर। बाजू में मेरी दादी और चाचा रहते थे। मेरे जो पूरा जो ये खानदान जो मेरा बोलते, पूरा खानदान में 10 लोग। 10 लोगों के? हाँ, 10, पूरा खानदान, एक ही खानदान। अभी आप क्या करते हैं? आपके घर का गुजारा वगैरह कैसे चलता है? उस टाइम पे यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक का काम काज था, बहुत अच्छा था, यानी काफ़ी पकड़ थी मेरी इलेक्ट्रिक में। करीबन मैं 16 साल की उम्र से इलेक्ट्रिक का काम सीख गया था, 9 तक पढ़ा हुआ हूँ मैं। वो टाइम पे मेरे अब्बा मिल मजदूर थे, तो घर के हालात ऐसे थे तो हम लोग काम में खुद काम करता था, बड़े भाई भी काम करते थे। तो मेरे वो इलेक्ट्रिक के अंदर मेरी अच्छी यहाँ पूरे एरिया में पकड़ थी। मेघानी नगर, चमनपुरा, आसारवा जाके काफ़ी लोगों हमारे को काम, मेरे पास कमी नहीं थी, अच्छा काम चलता था। उसके बाद भी जो ये हुआ तो मैं पूरा, मेरा जो है लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने काम नहीं कर सका। कोर्ट कचहरी के धक्के चालू हो गए, नीचली कोर्ट से लेकर के सेशन कोर्ट तक, सेशन से लेकर के हाई कोर्ट तक, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट तक। फिर मेरी शादी हो गई, क्योंकि मेरे घर पे कोई लेडीज़ थी नहीं, सगाई हुई थी तो फटाफट शादी कर दी। अब शादी कर दी तो उसके बाद में तो और जीवन ऐसा हो गया कि बच्चा एक आ गया मेरा, एक ही साल के अंदर 2003 में मेरा लड़का पैदा हो गया। तो वो अभी मेरा लड़का जवान हो गया, कॉलेज में जा रहा है। मैंने किस तरह, अभी भी मेरा कोई ऐसा फिक्स काम नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम चलता है, इलेक्ट्रिक का रखता हूँ उस तरह काम करता हूँ। वायरिंग करना है, ये वो इस तरह से अभी भी वही काम चल रहा है। और करीबन
आज 20 साल से मैंने करीबन कितने मकान, समझो कि 19 से 20 मकान मेरे चेंज हो गए हर 1-2 साल में किराए पर। खुद का मेरा इतना अच्छा आलीशान मकान है, रह नहीं सकते, आ नहीं सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या वजह, क्यों रहने नहीं आ सकते लोग, क्या वजह? यहाँ पर एक वजह ये है कि आज जिस तरह से दंगा होता है, तो उस टाइम पे जो दंगा हुआ था तो ना पुलिस आई थी ना कोई हेल्प आई थी। तो अभी तो ये हिंदुस्तान में काफ़ी मामला, और गुजरात का तो आप देखते हो 69 से लेकर के दूर दूर तक मुस्लिम आबादी नहीं, इसलिए डर है। जी नहीं, ये डर है वो सुरक्षा का, वही लेकर के कभी भी कुछ हादसा हुआ तो जो अभी नई फैमिली है, तो जो बच्चे कुचे लोग हैं, क्या वो भी यहाँ से कहाँ निकल के जाना। तो आप लोग ये मकान बेच नहीं देते हैं लोग, क्या वजह? बेचने का तो ऐसा है प्रॉब्लम के बेचने में जो आसान धारा जो लागू है, जैसे जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है जहाँ हिंदू नहीं खरीद सकता है, जहाँ हिंदू सोसाइटी है जहाँ मुस्लिम नहीं, तो वो आसान धारा का मामला है। दूसरा मामला ये है कि यहाँ पर अब अंदर की बात तो ये है कि जाफरी साहब के जो सन है तनवीर जाफरी और वो कासम भाई है, ऐसे 1-2 लोग जो है उनको बेचना नहीं है मकान, बाकी सबको बेचना है, और उस तरह से भाव नहीं आ रहा है। आप अगर ये मकान की जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी जो जगह है बरोबर, तो आप देखो कि अगर मुस्लिम आबादी के अंदर अगर ये आज की तारीख में इस तरीके का मकान लेने जाओ तो मेरे हिसाब से ये मकान आज 60-70 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा का होगा। ये टाइटल क्लियर जगह, अगर टाइटल क्लियर लेने जाओगे तो 1 करोड़ का। अभी यहाँ पे हमारे को ना 25 लाख के, 30 लाख के, 35 लाख भी नहीं आ रहे, कोई बिल्डर को पूरा चाहिए, और ये 2 लोग मना करते, तो सारी सोसाइटी यूँ रुकी हुई। बाहर दुकान है। बिल्डर कौन है? हिंदू बिल्डर आएंगे या मुसलमानों के बिल्डर आएंगे? मुसलमान बिल्डर ही आएंगे, आ नहीं सकते, हिंदू बिल्डर ही आएंगे। हिंदू ही काफ़ी लोग आ सकते हैं, और वो आते भी है, बात करते हैं। वो ऐसा होता है कि सोसाइटी वाले बैठते तो ये 2 लोग मना कर देते, तो बिल्डर यूँ बोलता है कि भाई ये कभी भविष्य में ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो उनको भी डर है। तो यही मामला 2007 में तीस्ता के साथ हमारा चला था, जब एक बिल्डर आ गया था वो टाइम पे, और उसने बोला था कि मैं पूरी सोसाइटी ले लेता हूँ, तो तीस्ता ने वो टाइम पे रोक दिया था हमारे को। म्यूजियम बनाने की कुछ बात को लेकर के उसने सबकी मंजूरी ले ली थी उसी केस में, कि फिर उसने बाहर सब किया, वो नो डाउट अल्लाह जाने, उसका पूरा डिटेल तो अपने को मालूम नहीं है। थोड़ी बहुत डिटेल मालूम थी कि इतना डोनेशन नहीं आया, बाकी वो तो क्राइम ब्रांच में मालूम। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि डोनेशन तो उस टाइम पर बहुत आया था लोगों के पास में। गुजरात दंगों को लेकर हर संस्था ने, कई लोगों ने खूब पैसा उगराया, खूब पैसा लिया, लेकिन ये हमने देखा कि पैसा जिन लोगों ने लिया वो आलीशान महलों में रहने लग गए, लेकिन जो विक्टिम थे इम्तियाज़ की तरह, दूसरे और भी जो लोग थे, वो आज भी गुर्बत में जी रहे हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। तो हाँ, हमारा शिकायत है ऐसे लोगों से, क्या उनको मरने के बाद अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना है? देखो, मरने के बाद सबको मुंह दिखाना है। जो दुनिया में जिस तरह से हाल करेगा, अगर मजलूमों की चीज़ को वो अगर लेगा तो वो अल्लाह के आगे जवाब देगा। कोई, मैं तो ये बात पे यकीन रखता हूँ कि शायद हमारे नसीब में नहीं है, या किस्मत में नहीं होगा, अल्लाह की तरफ से नहीं है, या फिर उन्होंने हमारा हक मारा है। अच्छा, आखिरी सवाल, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाना, उसको आप कैसे देखते हैं? और डॉक्यूमेंट्री बैन होने के बाद क्या आप पर कोई प्रेशर या किसी तरह का कुछ आपको? प्रेशर तो अभी तक तो देखो नहीं आया है। प्रेशर तो लगभग आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई, इंडियन गवर्नमेंट है और मैं भी एक भारतीय नागरिक हूँ, पर फिर भी क्योंकि जिस तरह से इनकी मनमानी रही है हर चीज़, आज 30 जनवरी है, आज हर चीज़ में इनकी मनमानी रही है, कोई की सुनते ही नहीं है। जैसे तीस्ता सेतलवाड़ के ऊपर जो एफिडेविट को लेकर के जो बवाल हुआ था, जो आरबी श्री कुमार है, संजीव भट्ट है, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया था, संजीव भट्ट थे, उन्होंने सच्चाई का साथ, आरबी श्री कुमार ने सच्चाई का साथ दिया, तो उनको जैसे वो आईपीएस ऑफिसरों को पकड़ सकते हैं कोई भी फॉल्ट के अंदर, हमारा तो कोई फॉल्ट है नहीं, हम तो विक्टिम है, आज नहीं कल भी हम तो मीडिया में भी बोलते हैं, कोर्ट में भी बोलते हैं। जो बात है कि हम तो विक्टिम हैं, कई लोगों का क्या, कभी आपको ये भी कभी जब आप जाते हैं पुलिस में या अलग जगह, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कही थी इस तरह की बातें कि भाई हम विक्टिम हैं लेकिन हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता है कि हम आरोपी हैं। हाँ, विक्टिम है फिर भी हमारे साथ वो आरोपी टाइप व्यवहार होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार विरोधी लोग हैं और 20 साल से लड़ ही रहे और अभी भी चालू ही है।
जैसे कि दूसरे जो हाँ सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जो अदर केसों को लेकर के बंद कर दिया गया, जैसे 319 की हमारी अर्जी थी कि जैसे कि વધારાના आरोपी उमेरवा ज़्यादा के आरोपी को बनाना, जिसमें MK टंडन, PP गोंदिया जैसे कि ये और दूसरे यहाँ के 2-4 आरोपी थे जिनको SIT ने नहीं किया था। तो 319 इसके लिए हमने किया था कि PB गोंदिया DCP था और MK टंडन संयुक्त कमिश्नर था, तो इनकी भी जवाबदारी थी, जिम्मेदारी पूरी थी। तो इन्होंने कहाँ थे जब यहाँ पे दंगे हो रहे थे? जब यहाँ दंगे हो रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग ने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया, यहाँ पर क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया? ऐसे ही तो हुआ क्योंकि तीस्ता सेतलवाड़ के संस्था की तरफ से भी परसों एक अर्जी कुछ आई कोर्ट के अंदर, तो केंद्र सरकार ने उसका पुरजोर विरोध कर दिया उस अर्जी का। वो केंद्र सरकार इसके लिए विरोध करेगी क्योंकि तीस्ता सेतलवाड़ ने, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, भले मेरे भाई ने कुछ भी किया हो, वो फरियाद की थी मेरे भाई ने, फिरोज भाई ने, बाकी मैं उसके खिलाफ था वो टाइम पर भी, उसमें मेरे को साक्षी बनाया गया था। मैं वो चीज़ नहीं, मैं तीस्ता के साथ आज भी हूँ, आगे भी खड़े रहूँगा, क्योंकि कायदा किए के अंदर तीस्ता ने जो हमारी हेल्प करी है वो कोई करने नहीं आया था। लेकिन फिरोज तो खुद अब पछता रहा है, ऐसा सुनना है कि फिरोज खुद अब पछता रहा है कि मैंने गलती कर दी तीस्ता के खिलाफ केस करके, मैं उकसावे में आ गया लोगों के। वो जो था रईस खान, जो तीस्ता का जो मेन इंसान था, उसने सब खेल किया था। रईस खान मोदी ने बड़ी रेवड़ी दे दी है। हाँ, अभी जो है वक़्फ़ के अंदर बैठे हुए, 2019 से उनको फ़ायदा हुआ, वक़्फ़ में बैठ गए, वो उनको फ़ायदा हो गया था। उसके बाद आज तक वो वहीं हैं, वो पोजीशन पे चले गए, वो मिल करके वो उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। तो वो हमारे भाई उसके बहकावे में आ गए, जबकि हमारे भाई कोई साक्षी नहीं थे, कुछ नहीं थे, हम लोग साक्षी थे। तो 2007 की जो बात थी म्यूज़ियम को लेकर के, वो सारा ही चीज़ वो जानता था, रईस खान जानता था, वो टाइम पे उनके साथ था। इस पर हम और भी बात करेंगे इम्तियाज़ आगे, लेकिन आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा और आपसे मैं चाहूँगा कि आज का जो देश का माहौल है ना, युवाओं को काफ़ी उकसाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम, तो ऐसे युवाओं को जो नफ़रत की आग में बहुत जल रहे हैं, क्योंकि आप तो खुद पूरा भुगत चुके हो, आपने खुद ने देखा, अपने परिवार को खोया, घर को खोया, आज मजदूरी कर रहे हैं आप। ऐसे ही अशोक मोची थे, वो भी आज देखिए वो खुद इस बात को मानते हैं कि हाँ बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे और तमाम चीज़ें। तो आजकल का जो युवा जिसके जहन में नफ़रत की आग डाली जा रही है, नफ़रत का जहर जो गुबार उगाया जा रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेरा बचपन यहाँ निकला है, ऐसा कोई हमारे अंदर, यहाँ के जो हिंदू थे, जो अच्छे लोग थे, हम लोग साथ में बैठते थे, हर त्यौहार मनाते थे। आज भी कई लोग हैं, आज भी कई अधिकारी है, पुलिस के अंदर भी है, पर वो मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकते, उन पे प्रेशर है, प्रेशर रहता है, तो वो कुछ करनी, अच्छा काम नहीं कर सकते। पर आज के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो युवा जो है, जिनके अंदर जहर घोला जा रहा है, तो आप इनकी पॉलिटिक्स को समझो। इनके खुद के बच्चे आप देखो कि आज वो लोग, इनके जो मंत्रियों के बच्चे कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो, वो देखो। इनके बच्चे आज फॉरेन में धंधा करे बड़ा बड़ा, स्मृति ईरानी का बच्चा देखो, अमित शाह जी का बच्चा देखो, कई नेताओं के बच्चे देखो, धारासभ्य के जितने भी काउंसलर है, भाजपा के, बीजेपी के जितने भी, आज इनके बच्चों को आप देखो कि उनका भविष्य कहाँ है, वो लोगों ने उनको कहाँ पर रखा है। और आप जो एक मिडिल क्लास वाले युवा ने, तो मिडिल क्लास को आगे किया हुआ है, तो उसको तलवार दे दी गई, उसके जहर गोल दिया गया, हर चीज़ वो मिडिल क्लास वाला आगे आता है। तो मिडिल क्लास वाले के हाथ में ये दिया है कि तुम लोग इसमें ही रचे पचे रहो, हमारी औलाद तो पूरी बाहर जाएगी, बाहर करेगी, धंधा करेगी, वो करेगी, बिजनेस करेगी, बड़े बड़े बिजनेस, उनको क्यों तकलीफ नहीं होती, उनकी औलाद क्यों नहीं आती, क्यों नहीं लाते हो आप? लाओ, वो भी तो देशभक्त होना चाहिए ना, उनकी औलाद भी तो। बाकी ये युवान को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, एक इंसानियत होती है, इंसान को इंसान से मोहब्बत रखनी चाहिए, ना कि धर्म बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी धर्म किसी भी मजहब का हो, वो ये नहीं सिखाता है कि एक दूसरे का कत्ल करो। नफरत और उसकी ना तो रामायण बोलती है, ना गीता बोलती है, ना कुरान शरीफ बोलता है, ना अदर ग्रंथ बोलती है। वो एक ही चाहती है कि भाई हम सुख शांति से रहे। और हम तो मुसलमान हैं, हमारे तो कुरान शरीफ में लिखा है कि शांति प्रसन्न इस्लाम है, हम तो शांति का संदेश देने वाले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति का संदेश ही लेके आए थे, पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए थे, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया था, तो हम तो उनको मानने वाले। आज 20 साल से तो भी मेरे अंदर उनके लिए, गैर मुस्लिम के लिए, जो निर्दोष गैर मुस्लिम है, उनके लिए कोई नफरत नहीं है। जो गुनहगार है उनके लिए भी नफरत इस तरह की है कि उनको सजा हो,
कानून के उसमें उनको सजा हो, वो पनिशमेंट पाए, और आइंदा से किसी भी कौम के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उसके साथ इस बड़ा नरसंहार ना होए। यानी ये आरएसएस बजरंग दल की सियासीदान की ये बहुत बड़ी साजिश है कि दो कौम को लड़ा करके अपनी रोटी अपनी कुर्सी बचाते। तो युवानों को मैं यही कहना चाहूँगा, मुस्लिम हो या हिंदू युवान हो, कि आप अपना घर बचाओ, अपना देश बचाओ, आप एक दूसरे से मिलके रहो, तो उसमें देश आगे बढ़ेगा। आज हमारी देश की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, आज हमारे से बांग्लादेश आगे पहुंच रहा है, हमारे से थाईलैंड आगे पहुंच गया। आज छोटे मोटे देश थे, हम धर्म के नाम पर ही पिछले 50 साल से हम धर्म के नाम पर ही पीछे होते जा रहे और काफ़ी पीछे हो गए। आज हमारी इकोनॉमी इतनी नीचे गिर गई है कि आज हमारे बच्चे या बाहर के लोगों को बाहर जा करके नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए गुलमर्ग का जो हुआ था तमाम गुजरात दंगों के वक्त, वो हमने आपको बताया। और दूसरी बात जो इम्तियाज़ ने बताई कि मुसलमान हम कभी किसी से नफ़रत नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताई, जो चीज़ें उन्होंने बताई, और जो इस्लाम मज़हब के लिए जो कुरान पाक में जो बातें बताई, हालांकि ये बात अलग है कि मुसलमानों ने ये कर दिया कि कुरान सिर्फ हमारा किताब है, लेकिन वो तो इंसानियत की किताब है, उसे सबको हर कोई पढ़ सकता है। रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो रहमत है पूरे आलम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए उनका बताया गया। तो ऐसे में क्योंकि आरोप हमने देखा पिछले कई सालों से एक ख़ास मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान ऐसे, मुसलमान हत्यारे, मुसलमान आतंकवादी, लेकिन हम पिछले कुछ सालों का, बल्कि आज़ादी के बाद सब तक का उठाकर देखें हम, सबसे ज़्यादा कत्लेआम मुसलमानों का हुआ। ले देकर एक कश्मीर का मामला उठाया जाता है, कश्मीरी पंडितों का मामला, लेकिन वो मामला भी उस वक्त भी सरकार किसकी थी, वाजपेयी उस वक्त कहाँ थे, ये सभी को पता है कि किसकी सरकार थी और किसके कहने से तमाम चीज़ें हुई थी, किसने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाते, तमाम बातें सबको पता है। लेकिन उसके अलावा आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, चाहे वो इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो। भारत में भी कई सारे दंगे ऐसे हुए जहाँ हमेशा कभी 50 मुसलमान, कभी 100 मुसलमान, कभी 1000 मुसलमानों की हत्याएं की गई। सबसे ज़्यादा हत्याएं मुसलमानों की गई पूरी दुनिया के अंदर। आतंकवाद के अंदर भी सबसे ज़्यादा मुसलमान ही मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवाद को लेकर मुसलमानों को ही बदनाम किया जा रहा है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक साजिश चल रही है इसकी, और इसको क्योंकि भारत उभरता हुआ एक वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो युवा धन है हमारा, उसको इन चीज़ों को समझना होगा। और इम्तियाज़ ने जो बातें कही उस पर भी सभी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।